आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। जिक्र होगा उन बड़ी खबरों का जो आज सुर्खियां बनी। आज है 24 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे वेस्ट बैंक में इजरायली हमले जारी, कई अरब ममालिक ने की मजम्मत, हालात बिगड़ने का डर, हमास कल आजाद करेगा 4 होस्टेजेस, इजराइल को नामों की लिस्ट का इंतजार, लेबनान से आईडीएफ को निकालने के फैसले पर इजरायली कैबिनेट मीटिंग रही बेनतीजा, उधर हिजबुल्लाह ने दे दी जंग की वार्निंग, और ईरान तुर्की ने की सीरिया को लेकर मीटिंग, उधर ट्रंप बोले नॉर्थ कोरिया से फिर करेंगे बात। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की, और खबरें हेडलाइंस से ज्यादा होगी। पहली 2 खबरें जो हेडलाइंस में थी ही नहीं और बड़ी हैं। लॉस एंजलिस के इलाके में हाल ही में लगी जंगल की आग ने 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी हैं, जिनमें कई घर भी शामिल हैं। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, लॉस एंजलिस की। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और रहने के लिए जगह तलाशना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ घर के मालिक इस क्राइसिस का फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त लॉस एंजलिस में हालात बहुत खराब हैं। सब लोग महफूज और साफ सुथरी जगह पर घर किराए पर हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और गलत फायदा उठाने वाले इन घरों के मालिक दूसरों के दुख से पैसा कमा रहे हैं। ये शर्मनाक है। बेवर्ली हिल्स जैसा मशहूर इलाका, यहां पर किराए के घर की कीमत पहले $14,000 पर मंथ थी। तब भी पहले भी सस्ता था, $14,000 पर महीना, जो रातों रात बढ़कर $4,000 और बढ़ गई और $18,000 हो गई। वहीं बेल एयर एक पॉश इलाका है, यहां घर का मंथली किराया अब डबल हो गया है और $29,500 हो गया है, डबल होकर पर महीने का। इन इलाकों के कई घर मालिक इस तबाही को पैसा बनाने का मौका समझ रहे हैं और कुछ खुलेआम कैलिफोर्निया की प्राइस गाउजिंग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दोस्तों, आपदा में अवसर हर जगह तलाशा जाता है। इंसानियत, ह्यूमन राइट्स और मोरल वैल्यूज की बातें करने वालों पर जब खुद मुसीबत आती है तब पता चलता है कि उस समाज में भी हमारी तरह कितना खोखलापन है। लोगों को लूटता है, यह नहीं सोचता उनकी मुश्किल क्या है। ये खबर मैंने आपको एक अलग नजरिए से इसलिए बताई कि तबाही, जल गया, बर्बाद हो गया, लेकिन इसके बीच लोगों की मुश्किलें भी तो होती हैं। अमेरिका में भी तो आम लोग हैं, वो जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो जो आपकी हमारी तरह सांस लेते हैं, रोज़ काम पर जाते हैं। खैर, उनकी बात भी बतानी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद जन्मसिद्ध हक जो था ना, बर्थ राइट, उस पर रोक लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उनको एक बड़ा झटका लगा है कुछ ही घंटों बाद। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले पर रोक लगा दी। बोले बाबू रुको, इतनी जल्दी में क्यों? ट्रंप ने अमेरिका में पैदाइश की बुनियाद पर सिटीजनशिप देने के कानून को खत्म किया था। जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को बिल्कुल गैर आईनी यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। बोले यार ये क्या तरीका है? डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत वाली 4 स्टेट्स वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन की तरफ से कुछ एप्लीकेशंस आईं, जिस पर गौर करते हुए अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफिनर ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म को रोकने का हुक्म दिया। अदालत का हुक्म सरकारों पर भारी पड़ जाता है। अब उन खबरों का जिक्र जो आपने हेडलाइंस में भी थोड़ी सी उसकी झलक देखी, और उनके अलावा भी बहुत सी खबरें। हमास ने कहा है कि वो इजराइल को आज जुम्मे में 4 होस्टेजेस के नाम देगा, जिन्हें सैटरडे को रिलीज किया जाना है, क्योंकि इजराइल लिस्ट मांग रहा था कि भैया कौन कौन है। इन 4 के बदले 120 फलस्तीनी इजरायली जेलों से रिहा होंगे। मैंने सुबह आपको बताया था कि 90 हो सकता है कि बाहर ममालिक में भेज दिए जाएं, क्योंकि इन्हें फलस्तीन में, वेस्ट बैंक में नहीं रखा जाएगा। उसके कई रीज़न भी मैंने आपको बताए थे। 3 होस्टेजेस, ये कहा गया है कि 3 होस्टेजेस की माओ से जो है नेतन्याहू ने बात की थी। फिलहाल इसमें एक जो है रशियन, नॉन रशियन होस्टेजेस का भी जिक्र है। कई डिटेल्स आने के बाद हम भी आपको इस खबर से रूबरू करवाएंगे डिटेल में ही। अभी अल-मायादीन की हेडलाइन है कि मोस्ट इजरायली सपोर्ट फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गजा सीज फायर डील, कि ज़्यादातर इजरायलियों का यह मानना है कि गजा में पूरी तरीके से सीज फायर डील को अमल में लाया जाए, तीनों फेज निभाए जाएं और जंग को बंद कर दिया जाए, ताकि एक एक हॉस्टेज जो जिंदा है या जिसकी बॉडी है वो सब वापस इजराइल तक लाए जा सकें। और ये सब अपनी हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं इजरायली आवाम या वहां के जो जागरूक लोग हैं,
कि आप लोग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करिए गजा सीज फायर डील को, और हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं आपके कैबिनेट में से कोई इसका अपोज ना करने लग जाए, क्योंकि इलेक्शन आखिरी बार नहीं हुआ था इजराइल में। खैर, देखते हैं आगे। एक और पहलू है इस जंग का जो अब आपके सामने आता रहेगा। वो जो तबाही की तस्वीरें या बातें हम रोज बताते रहे, दिखाते रहे, उसके अलावा एक सामाजिक पहलू है जो एक सवाल खड़े करता है कि अब आगे क्या होगा इनका, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, और ऐसे ही बहुत से मसलों में। अल मयादीन की हेडलाइन कहती है कि इजरायली जेनोसाइड जो गजा में हुआ उसमें 38,000 बच्चे यतीम हो गए। 38,000 बच्चे, माँ या बाप या माँ बाप दोनों का साया इनके सरों से उठ गया। ये बताया गया इसमें 38,000 बच्चों में से 32,151 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिद को खो दिया इस जंग में। 4,000, और ये खोना बहुत मुश्किल है कि आगे कौन कमा के लाएगा, कौन खिलाएगा, कौन उन्हें स्कूल, उनकी तरबियत, उनकी तालीम की देखरेख करेगा, उनका कौन कस्टोडियन बनेगा। और 38,000 में से 4,417 ने अपनी माँ को खो दिया। अब यह है कि माँ पहली टीचर, हर वक्त बचाने वाली एक सिक्योरिटी गार्ड कि आग से ना जल जाए, धूप से स्किन ना हो जाए, थपकियां देकर सुनाने वाली एक नर्स बन जाती है, कभी वो रसोई में खाना बनाने वाली बन जाती है, कभी घर को साफ सफाई। हालांकि ये सब उसके काम है, लेकिन सोचिए माँ के रोल कितने होते हैं। 4,417 बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया, वो बिना माँ के उनमें से ज्यादातर शायद ये काम खुद करेंगे। सोचिए कि 1,918 बच्चे तो वो बदनसीब हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया। अब बाप भले खोता तो माँ दूसरी ले आता, माँ खोती दूसरा निकाह कर लेती, शायद थोड़ा सा सहारा मिल जाता, उनमें से एक तो सगा होता। इनके तो दोनों ही खो गए, 1,918 बच्चों के। इनके ऊपर कोई शफकत का, कोई मोहब्बत का हाथ रख भी दे तो कितने दिन रखेगा। ये त्रासदियां हैं जो बाहर आएंगी जंग की। असली नुकसान तो ये है। टाइम हैज कम फॉर द वेस्ट बैंक, शिन बेट चीफ। शिन बेट जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसने कहा है कि अब वेस्ट बैंक के लिए मुफीद वक्त आ चुका है। इससे आप कुछ समझ रहे हैं। वेस्ट बैंक को एनेक्स करना चाहते हैं ये लोग, इजराइल के नक्शे में, जो नक्शा है भी नहीं उसमें मिलाना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में वही सब कुछ हो रहा है जो गजा में शुरुआत हुई। वेस्ट बैंक में जमकर बुलडोजर चल रहा है, फलस्तीनियों के घर गिराए जा रहे हैं। 12 से 13 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, और अभी कुछ और लोगों को अरेस्ट किया है। आज एक ज़ईफ शख्स को भी गोली मार दी गई। ये सब कुछ वेस्ट बैंक में हो रहा है, जिसको लेकर जॉर्डन, सीरिया, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ने ऑलरेडी फिक्र जाहिर की है और इस बात के खदशात जाहिर किए हैं कि वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ की कार्रवाई है, जो ये ऑपरेशन चला रहे हैं, उसकी वजह से हालात बिगड़ सकते हैं और ये पूरे वेस्टर्न एशिया को और मिडिल ईस्ट को सुलगा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में ही लगा हुआ यरूशलेम मस्जिद अल-अक्सा है। यहाँ कुछ होता है वहाँ तक ये जो उग्रवादी किस्म के सेटलर्स हैं, जो खुद इजरायली हुकूमत के लिए भी मुश्किल बन जाते हैं कभी कभी, वो वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे। अल जजीरा की हेडलाइन है, इजरायली फोर्सेस ब्लॉक एंट्रेंसेस टू जेनिन एज डेडली रेड एंटर्स फोर्थ डे। इस डेडली रेड का चौथा दिन जारी है और इजरायली फोर्सेस ने जेनिन में घुसने के हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। कई मिट्टी के डंपर पलट दिए हैं, कहीं गेट वगैरह बैरियर्स लगा दिए, कंटीलेट तार लगा दिए हैं। अब वहां से जेनिन के अंदर तो कोई जा नहीं सकता, निकलेगा वही जिसको वो आईडीएफ इजाजत देगी। रोकने के बाद रुकेगा वो ऑलरेडी उन गेट्स पे, बंद गेट्स पे। अब ये तरीका है कि घेर कर मारना उन लोगों को जिन्हें हमने चुन लिया है। जेनिन में लड़ाके भी आईडीएफ को पूरी टक्कर दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर ब्लास्ट कर रहे हैं, आईडीज भी लगा रहे हैं। ये हमने आपको कल भी बताया था, आईडीएफ के लिए आसान नहीं होता। हिजबुल्लाह ने एक वार्निंग जारी की है आईडीएफ के लिए, क्योंकि आईडीएफ ने, हमने आपको सुबह भी बताया, कल रात भी आईडीएफ ने ये कहा है कि सर वी आर हैंड्स अप, हम अभी लेबनान से निकल नहीं सकते, मकसद पूरे नहीं हुए। 30 दिन हमें और चाहिए। अमेरिका से ये अर्ज किया इजराइल ने कि 30 दिन हमें और हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में हमें चाहिए।
तो हिजबुल्लाह ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि ये 60 दिन का सीज फायर था, तुम्हारी बदनीयती साफ है, तुम इलाकों को कब्जाना चाहते हो, 61वें दिन कहानियां बदल जाएगी, हमें तुमसे अपने इलाके खाली करवाना आते हैं और हम तुमसे इलाके खाली करवाएंगे। इससे पहले भी करवाए थे कुछ साल पहले, इस बार भी कराएंगे अगर तुम नहीं जाते हो वक्त। एनी वायलेशन ऑफ द 60-day डेडलाइन वुड कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट एंड अ continuation of the aggression against the Lebanese sovereignty। और कहा कि such actions would mark the beginning of a new phase of occupation। और हमें वो मेथड पता है जिनसे हम अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। ये जंग का नगाड़ा है और कुछ नहीं है। ठीक है, इजरायली कैबिनेट इस बात पर फैसला लेने में नाकाम रही, बेनतीजा रही कि लेबनान से विड्रॉ करें अपनी फौज या ना करें। उन्होंने मीटिंग की थी लेकिन कोई फैसला नहीं निकल सका। समझ रहे हैं, लेबनान में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं जो वहाँ के सदर माइकल जोसेफ ऑन से मिले, और ये पहली बार, हमने आपको पहले भी बताया था, हिस्टोरिकल विजिट है। 15 सालों में कोई सऊदी सीनियर ऑफिशियल लेबनान गया है, और जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई, मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और पीस को लेकर भी बातचीत हुई। यही कहा गया कि इस अमन को कायम रखने की जो भी हमें काम करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, वो हम उठाएंगे। जोसेफ ऑन सऊदी अरब और वेस्ट की पसंद माने जाते हैं, वो अपॉइंट हुए, लेकिन अब देखना है कि वो सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब ने कहा भी है कि आपका ये जो अब ये पुनर्जन्म हो रहा है, एक नई तरीके से आप लेबनान बनाने वाले हैं, हम उसमें हमेशा आपके साथ खड़े हैं, तो आप आगे बढ़ो, हम जो है आपके साथ हैं। ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कशन किया है सीरिया के हालात को लेकर, जिस तरीके से सीरिया में IDF मौजूद है, जो नई रिजीम आई है, और जो बाकी उनका नॉर्थ में अभी भी जो कुर्द्स वगैरह जो हैं उनको लेकर भी, ख़ास तौर से नॉर्थ को लेकर, क्योंकि खबर ये आई थी कि ईरान उन कुर्द्स फोर्सेस को जो हमेशा तुर्की के खिलाफ लड़ती रहती है, उनको ईरान ड्रोन देने वाला है। तो इसको देखते हुए मीटिंग बड़ी वैसी थी। यहाँ पर ईरान ने जाहिर सी बात है वजाहत दी होगी कि हमारा उन्हें ड्रोन देने का कोई इरादा नहीं है। अब्बास अराक्ची और तर्किश काउंटर पार्ट जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर फिदान हक्कान, इन दोनों की मुलाकात हुई। काफ़ी अहम बातें इन दोनों ममालिक के बीच हुई। डोनाल्ड ट्रंप की एक और ख़बर है, किम जोंग उन उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन से पहले भी मुलाकात कर चुके ट्रंप, आपको पता है वो हिस्टोरिकल था, लेकिन अब उन्होंने ये फिर से कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया से और किम जोंग उन से फिर से कांटेक्ट कायम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि दोनों ममालिक के बीच हालात हल्के हों और दुनिया के लिए दोनों बेहतर काम कर सकें। रशिया ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 120 ड्रोन रातों रात मारकर गिराए हैं, मतलब पूरे दिन में, और कहा गया है कि 124 जो है लगभग, हाँ टोटल 124 ड्रोन मारकर गिराए हैं। ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दावा किया है, और ये कहा गया है कि कंट्री यानी कि रूस की 14 रीजन के ऊपर लगभग ये ड्रोन दागे गए थे। इन 14 इलाकों में रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें यूं करके नीचे करके गिरा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। खुश रहिए, सलामत रहिए। कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो बता दीजिएगा, और मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।